हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और आज हम एक नया प्रोग्राम और नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स। हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, रैपिड रिवीजन सीरीज़। अलॉन्ग विथ इट हमारी प्रीलिम्स पीटीपी 2025 पैरेलल सीरीज़ चालू है। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ मटेरियल यहाँ से आराम से मिल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने अभी हाल शेयर किया है टेलीग्राम पे, आप उसको साथ साथ पढ़ सकते हो। सिनॉप्सिस मत बनाइए, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। इफेक्टिव तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, तो हम बहुत जल्दी से रिवीजन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे प्रैक्टिस पर। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं और मॉक टेस्ट भी करने हैं। तो टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर लो। इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स चैप्टर 1 और लेक्चर सीरीज, ये फर्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा आज का। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझें, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स में सिंपल, इकोनॉमिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस मतलब जहां पर हम सोसाइटी और ह्यूमैनिटीज का मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे किस रिगार्डिंग? रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इकोनॉमिक्स इज सिंपल द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सोसाइटी में ह्यूमन एक्टिविटीज, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उन सभी के बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। सिंपल, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द इकोनॉमिक्स। अब जल्दी से आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है ये भी क्लियर कर दे रहा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, स्टडी है, और यहाँ पे थ्योरी कवर की जाती है, डेट इज इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, डेट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है? प्रैक्टिकल है। किस चीज का प्रैक्टिकल है? आपका इकोनॉमिक्स की थ्योरी का प्रैक्टिकल है इकोनॉमी। और इकोनॉमी आप इसीलिए प्रैक्टिकल में देखते हो किसी रीजन में, किसी स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी आपने सुना है, तो इंडियन इकोनॉमी का मतलब है इंडिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स चल रही है उसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी का। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। नाउ अब इकोनॉमिक्स को हम दो अलग अलग लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दो लेवल पे स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स को। एक हो गया हमारा सोसाइटी के लेवल पे, एक करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल का स्टडी करने का मतलब है कि इंडिविजुअल कितना डिमांड करता है रिसोर्सेज का, सप्लाई उसको कितना चाहिए है, इनकम कैसे होगा उसका जनरेट। तो डेट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल है, हमने एक घर ले लिया, एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन देख लिया, कंजप्शन देख लिया, तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर, छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर स्टडी करेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे, सैंपल लेंगे, तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और सेकंड, जब हम सोसाइटी के लेवल पर, किसी देश के लेवल पर स्टडी करेंगे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड हैं, तब हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल सैंपल साइज एंड द मैक्रो इज लार्ज सैंपल साइज। सिंपल, इस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं बेसिक, और कोई भी सिनॉप्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक जो नोट्स आपके पहले से हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, अब कोई भी गुड और सर्विस को आपको प्रोड्यूस करना है तो कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक फैक्टर्स के बिना आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते इकोनॉमी में, इसीलिए इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो प्रोडक्शन में हमें एसेंशियल फैक्टर्स की ज़रूरत है, ऐसे फैक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस एनी गुड्स इन एन इकोनॉमी, इट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन कौन से होंगे आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो। मतलब सोचिए, आपको कोई दुकान लगानी है, रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है,
फैक्ट्री लगानी है, कोई भी काम करना है मार्केट में, तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बताइए। तो जैसे हमें स्पेस चाहिए पड़ेगा, अगर हमें कोई भी मार्केट में दुकान लगानी है, शॉप लगानी है, स्टॉल लगाना है, स्पेस चाहिए पड़ेगा, उसे हम लैंड बोलेंगे। फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। देन उसमें मेहनत हम करेंगे, सामान करेंगे, काम करना पड़ेगा। अगर हमें रेस्टोरेंट भी चाहिए या फिर दुकान खोलनी है तो उसमें भी काम करना पड़ेगा, दैट इज़ लेबर। हम काम करेंगे, कोई और भी काम करेगा, दैट इज़ लेबर। अब पैसे खर्च होंगे सामान लाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, चेयर लाने के लिए, टेबल लाने के लिए, उसे बोलेंगे कैपिटल। और स्किल की ज़रूरत पड़ेगी सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कि भाई आपको सब कुछ है, ज़मीन भी है, पैसे भी हैं, कैपिटल लैंड है, लेकिन अगर आपके पास में एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है तो आप मैनेज कैसे करोगे सारी, है कि नहीं। आपके कस्टमर्स आएंगे, उनको सर्व करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। आपके लोग यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे, एम्प्लॉई होंगे, उनको कैसे मैनेज करोगे, दैट इज़ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना कोई भी चीज़ मार्केट में प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टर की बात करें तो ये जो सारे के सारे फैक्टर हमने देखे हैं, इनसे जो फैक्टर कॉस्ट जनरेट होगी, इनसे कॉस्ट जनरेट जो होती है, इनके लिए जो हमें कॉस्ट देना पड़ेगा या फिर कॉस्ट चाहिए है, उसको बोलेंगे कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। लैंड के लिए रेंट, लैंड से हमें रेंट मिलता है, इनकम है। लेबर से वेजेस अर्न कर सकते हो, अर्न करते हो, कॉस्ट है। कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इनकम ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर से आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, बेनिफिट आपको प्रॉफिट में ही मिलेगा, एंटरप्रेन्योर स्किल्स में मिलेगा। तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर स्किल में लैंड के लिए रेंट देना पड़ेगा, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट लेने भी पड़ेंगे और रिटर्न में भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो है चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। बेसिक जो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है, और इकोनॉमिक्स का बेसिक पर्पस जो है वो मैं आपको बताऊं, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। हमें सोसाइटी को, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना है इकोनॉमिक्स को, और वो कैसे करेंगे, रिसोर्स को बेहतर यूटिलाइजेशन करके, मैनेजमेंट करके, और इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या है। सबसे मेन चैलेंज जो है, सबसे पहली स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, कोई भी चीज़ हो, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा ताकि हम बेस्ट रिसोर्स का बेस्ट इफ़िशियंसी के साथ में इफ़ेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर सकें। तो पहली प्रॉब्लम है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। इकोनॉमिक्स को इन्हीं को सॉल्व करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं। हमारे फॉर एग्जांपल इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है, आप देख लो, रहने की जगह की कमी है, इतने सारे लोग हो गए, फिर वाटर स्कार्सिटी है, फूड स्कार्सिटी है, स्टारवेशन है, हंगर है, पैसे की कमी है, ज़मीन की कमी है, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। सेकेंड चैलेंज इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब सिंपल होता है कि हम क्या चूज करें, क्या चॉइस करें। मतलब हमें इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सिंपल। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। थर्ड प्रॉब्लम है इकोनॉमी में कि थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, मतलब ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमने देख लिया पहला जो बता रहा है, और लेकिन जो ह्यूमन की नीड है और वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो अनलिमिटेड है, कम नहीं होने वाली। एक कार चाहिए, फिर दूसरी कार चाहिए, एक घर चाहिए, दूसरा घर चाहिए, इस तरीके से। तो इसको कैसे टैकल करें इकोनॉमिक्स में। और लास्ट इज अपॉर्चुनिटी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है वो सिंपल आप समझे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अगर आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज करोगे
तो दूसरा ऑप्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो यूपीएससी की तैयारी करना आपने चॉइस है, आपने चूज़ किया कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे और दूसरी सर्विसेज को तैयारी अभी नहीं करेंगे एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे, आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, या फिर कोई और सारी तैयारी तो नहीं कर रहे ना, तो आपने उसके लिए जो कीमत दी है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, या फिर आपने स्टेट पीसीएस की तैयारी की होती तो उसमें सिलेक्शन हो जाता, बजाय यूपीएससी की तैयारी को चूज करते। तो डेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू पेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। समझ में आया? सिंपल, आपके पास में दो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आपने ए को चूज किया, बी को चूज नहीं किया, तो बी को चूज करने से जो फायदा होता वो तो आपने इग्नोर कर दिया ना, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपल। इतना समझ में आया? दीज आर दी चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक्स, और यही हमें आंसर करने हैं। इकोनॉमिक्स स्टडी करने का पर्पस यही है। नाउ अब इकोनॉमी में हमने प्रोडक्शन देख लिया, प्रोडक्शन के फैक्टर्स देख लिए, फिर चैलेंजेस देख लिए। अभी डिस्ट्रीब्यूशन काम भी इकोनॉमी का है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को या फिर इकोनॉमी को या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से कर सकते हैं और कितने तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एंड सेकंड इज स्टेट बेस्ड, स्टेट के बेस पर हो सकता है, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर सिंपल है, एक मार्केट इकोनॉमी हो सकती है, मतलब ऑल डिसीजन शुड बी टेकन बाय द मार्केट। मार्केट डिसीजन लेगा सबके सब कि डिमांड कितना होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए और सप्लाई कितना होना, ये कौन ले रहा है डिसीजन? मार्केट। इसका दूसरा नाम है कैपिटलिज्म। मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म आया कहाँ से? एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशंस, वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है कैपिटलिज्म का। नाउ सेकंड इज स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी का मतलब है स्टेट स्ट्रॉन्ग पावर रहेगा यहाँ पर, और स्टेट कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को। मतलब मार्केट में कौन सी चीज़ डिमांड में आएगी, कौन सप्लाई करेगा, प्राइस कितना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करने वाला है? स्टेट। कंट्री डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। डेट इज़ अ स्टेट इकोनॉमी, है ना। स्टेट इकोनॉमी भी दो प्रकार की होती है, फिर एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जो यूएसएसआर में आया था सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बस दे रहा मैं, और एक होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी दो तरीके से, एक हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी यूएसएसआर, यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप रहेगा, है ना, स्टेट का रेगुलेशन रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा सोशलिस्ट में। कम्युनिस्ट में क्या था, जो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि कम्युनिस्ट में कंप्लीट कंट्रोल रहेगा स्टेट का। फॉर एग्जांपल चाइना, ये चाइना का एग्जांपल यहाँ पर है। नाउ थर्ड वे इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? दोनों चीज़ें मिक्स कर दो। कौन कौन सी चीज़ें? मार्केट भी डिसाइड कर रहा, साथ में स्टेट का रेगुलेशन भी है, और आज सबसे ज़्यादा फेवरेबल यही है, मार्केट इकोनॉमी प्लस स्टेट इकोनॉमी। इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। मार्केट भी फ्री है यहाँ पर, लेकिन कभी कभार स्टेट को, गवर्नमेंट को इसमें रेगुलेशन के लिए आना पड़ता है जब रिसेशन होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है मार्केट में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरीके से कर सकते हैं मेनली। एक कंप्लीट मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट डिसाइड कर रहा हर एक चीज़, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, उसका डिमांड क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, कैपिटलिज्म जिसे बोलते हैं। देन एक होता है स्टेट वे और स्टेट इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हर एक चीज़। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों मिल के काम करेंगे, स्टेट रेगुलेशन भी करेगा, स्टेट देखेगा भी, नज़र भी रखेगा वॉच डॉग की तरह, और मार्केट डिसाइड करेगा प्राइस क्या होगा, प्रोडक्शन कब होगा, कितना होगा, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। सिंपल।
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर आपको समझना है यूटिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब सिंपल है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन जो आप किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से लेते हो वो यूटिलिटी कहलाती है। किसी भी गुड्स का कंजप्शन करने के बाद में आपको कितना सेटिस्फैक्शन होता है, डेट इज यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, डिमिनिशिंग यानी डिक्रीज होना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल ये कहता है, जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप कंज्यूम करते चले जाओगे ना, आपका कंजप्शन बढ़ेगा। आपने किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा कंजप्शन कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। सिंपल समझाया जाए तो कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ, किसी भी गुड्स का कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ उसके नेक्स्ट यूनिट को आप, सिंपल एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो आपने जितना ज़्यादा उसको खा लिया ना, अब उतना और ज़्यादा खाने से उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपको कम हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी कम हो गई। इस तरीके से आप समझ लो। तो डेट इज़ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड, बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ मार्केट इज द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड कहता है इफ ऑल थिंग्स आर इक्वल और सेम, मतलब क्या कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड हमसे कि मार्केट में सारी चीज़ें सेम हैं, अगर जो कांस्टेंट है, लोगों की प्रेफरेंस, लोगों का इनकम सेम है, चीज़ों का सप्लाई सेम है, तो प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन रहेगा। सिंपल, किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने से उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल, डिमांड इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे मान लीजिए पोटैटो, टोमेटो है, कोई भी सामान है, मार्केट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसका प्राइस भी तो आगे जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा मार्केट में प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, उसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी मार्केट में। डिमांड बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। सप्लाई नहीं बढ़ रही ना, सप्लाई सेम है। यही कंडीशन इसकी थी कि सप्लाई अगर कांस्टेंट रखें, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें, तो हमारी डिमांड जो है, डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स, गोल्ड की डिमांड बढ़ती चली जा रही तो प्राइस भी बढ़ती चली जा रही, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव इफेक्ट। स्पेकुलेटिव इफेक्ट का मतलब है कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो गोल्ड का एग्जांपल स्पेकुलेटिव डिमांड का ही वजह है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इसकी डिमांड और बढ़ेगी, इसकी प्राइस और बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पर था कि लोग प्रेफरेंस पर था, लोग क्या चूज करेंगे। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग उसकी डिमांड कम करने लगेंगे, लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा था। बट स्पेकुलेटिव इफेक्ट ये कह रहा है कि डिमांड भी ऊपर जाएगा प्राइस ऊपर जाने से। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा, लोगों को लग रहा है, स्पेकुलेशन। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, फिलहाल तो स्टॉक मार्केट बहुत बेकार चल रहा,
गोल्ड है, स्टॉक मार्केट है, लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इसकी प्राइस भी बढ़ेगा, इसका डिमांड भी बढ़ेगा, तो अभी जो प्राइस बढ़ रही है अभी खरीद लो और बढ़ने वाला है, दैट इज स्पेकुलेटिव इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, दो चीज़ें मिक्स ना हो जाएं आपकी, कि किसी भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम चीज़ है, आपने डिस्काउंट रेट पे देखते हो, सेल लगती हैं, उसके बाद सेल हटने के बाद में उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, मिंत्रा पे सेल लगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी, तो प्राइस बढ़ गई सेल खत्म होने के बाद में, तो आपने देखा होगा डिमांड कम हो जाती है, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल। इसके पहले जो भी मैंने लॉ ऑफ डिमांड के लिए कहा था उसको भूल जाओ तो अच्छा है। सिंपल ये है, कई सारी चीज़ों की, नॉर्मल गुड्स की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। और स्पेकुलेटिव इफेक्ट क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, किसी कुछ स्पेशल चीज़ ऐसी हैं जिसका प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड और बढ़ जाता, प्राइस बढ़ रहा डिमांड भी बढ़ रहा, लोग और खरीद रहे हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स मतलब सामान कितने प्रकार का हो सकता है, गुड्स जो भी हम परचेज करते हैं। इट कैन बी इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स का मतलब है कि जब हमारे पास पैसे कम हो तब हम वो चीज़ खरीदते हैं, तो हमारे पास फॉर इनकम बढ़ने से हम अब फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी बढ़ गई, लोगों की सैलरी बढ़ जाती है तो वो स्मार्टफोन नहीं खरीदे, एंड्रॉयड नहीं खरीदेंगे, वो आईफोन पे चले जाएंगे, तो डेट इज़ इन्फीरियर गुड्स। ये समझ में आ गया। इन्फीरियर गुड्स मतलब है लोग उस चीज़ को तब खरीद रहे हैं जब उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, दैट इज़ इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी। नेक्स्ट इज गिफिन। गिफिन गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स हैं कुछ जो नॉन लग्जरी गुड्स हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, जिसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो अब उसकी प्राइस भी बढ़ेगी ना, फिर भी लोग खरीदेंगे। प्राइस बढ़ रही लेकिन खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, दैट इज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स मतलब एसेंशियल गुड्स हैं, नॉन लग्जरी आइटम है जिसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, दैट इज अ गिफिन गुड्स, गिफिन। देन देयर इज सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट्स गुड्स मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ महंगी होने से हमने उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया, सिंपल। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो लोगों ने कहा टमाटर मत डालो, इसकी जगह कुछ और डाल दो, प्याज ज़्यादा खाने लगो, कई बार ऐसा होता है। और स्वीट्स महंगा है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल कोई रसगुल्ला है और एक आपको एक चमचम या फिर काजू कतरी खानी है, काजू कतरी महंगी हो गई बहुत ज़्यादा, तो आप काजू कतरी नहीं खाओगे ना, उसकी जगह क्या खाओगे, रसगुल्ला खाओगे, डेट इज़ अ सब्सटीट्यूशन। आपको मिठाई खानी थी सिंपल, पैसे खर्च तो ना करने ज़्यादा, तो डेट इज़ सब्सटीट्यूट गुड। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट है, एक के साथ दूसरा आना ही आना है, बैट बॉल। अगर आपने बैट बॉल खेलना है तो बैट अगर आप लोगे तो उसके साथ बॉल तो चाहिए, बिना बॉल के बैट क्या करोगे, बिना बैट के बॉल क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, अगर आपको चाय बनानी है तो चाय पत्ती भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो टाइप ऑफ गुड्स समझ में आ गया। इन्फीरियर गुड्स जो हम पैसे कम होने की वजह से खरीदते हैं, गिफिन गुड्स एसेंशियल गुड्स है हमारे लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। सब्सटीट्यूट यानी सिंपल एक ऑप्शन हमारे पास में महंगा हो गया तो दूसरा हमने खरीद लिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक के साथ दूसरा हमें चाहिए ही चाहिए है, अगर हमने नोटबुक खरीदी है तो हमें पेन भी चाहिए उसके लिए, सेम बैट बॉल, इस तरीके से हो गया गुड्स। देन देयर इज अ फेबलिन इफेक्ट। फेबलिन इफेक्ट सिंपल है कि लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ दी पर्सन और जो यूथ है, अगर आपके पास में पैसे नहीं है फिर भी आप आईफोन चला रहे हो ईएमआई खरीद कर, दैट इज फेबलिन इफेक्ट। आपको अपनी फाइनेंशियल पावर शो करनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर शो करने के लिए आप लग्जरी आइटम पे जाओगे, लग्जरी गुड्स को परचेज करोगे, जो आपके आउट ऑफ रीच है, उसे बोलेंगे फेबलिन इफेक्ट। ऐसा क्यों करते हैं लोग, फेबलिन इफेक्ट की वजह से लोग फाइनेंशियल पावर को दिखाने के लिए
बताने के लिए कि मैं भी, मेरी औकात ज़्यादा है, मैं खरीद सकता हूँ BMW, तो मैंने खरीद ली, चाहे EMI देनी पड़े मुझे। लग्जरी आईफोन खरीद लिया, 15,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 रुपये EMI दे रहे हैं। तो डेट इज वेबलिन इफेक्ट। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे होने से उसकी डिमांड किस तरीके से ऊपर नीचे होगी। अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसकी डिमांड कम होगी, कोई चीज़ और प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, और प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। इस तरीके से चलता है डिमांड और प्राइस का रिलेशन, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, नॉर्मल गुड्स हैं तो। ठीक है, कंडीशन है नॉर्मल गुड्स होना चाहिए, सिंपल। हमारे पास कोई और ऑप्शन हम वो खरीद लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, डिमांड मार्केट में बनी हुई है और इन्फ्लेशन, इनकम, प्रेफरेंस, टेस्ट सब सेम है, डिमांड भी मार्केट में है, प्राइस बढ़ने से उस चीज़ की सप्लाई भी बढ़ती है, डेट इज़ अ लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, डेट इज़ अ लॉ ऑफ प्राइस, लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि डिमांड भी कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, प्रेफरेंस कांस्टेंट है, लोगों के टेस्ट कांस्टेंट है, उन्हें ज़रूरत भी है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ता चला जाएगा, सिंपल है। इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड इसका रिवर्स था, अब कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन बस देख लेना। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल और आउटपुट का रेशियो है एडिशनल, सिंपल। तो डेट इज अ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब अगर आपको एक यूनिट आउटपुट बढ़ाना है, एक यूनिट आउटपुट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एडिशनल आउटपुट चाहिए, तो आपको कैपिटल कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो कैपिटल कितना बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई समोसे बना के बेचता है, तो अगर उसको सिंपल एक समोसा बढ़ाना है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अगर आपको कार मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर को 1 कार मोर प्रोड्यूस करनी है, एडिशनल प्रोड्यूस करनी है, एक कार और प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसको कितना कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ICOR जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए। चाइना में कम है, इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया का ज़्यादा है। तो चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन कैपिटल, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, आपको एक यूनिट बढ़ाना था तो आपको कितना कैपिटल इंक्रीज करना पड़ा और कितनी पूंजी आपको लगानी पड़ेगी उसमें, उस 1 सिंगल यूनिट को बढ़ाने के लिए, दैट इज योर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। लास्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई बैलेंस में है, जहां पर डिमांड एक साइड है और एक साइड आपका सप्लाई है और दोनों बैलेंस में है प्राइस के थ्रू, दैट इज योर मार्केट इक्विलिब्रियम, सिंपल है। अगर ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पर डिमांड और मार्केट में सप्लाई इक्वल है किसी भी चीज़ की, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, तो उसके साथ में प्राइस भी इंक्रीज हो रहा, देखो। और अगर सप्लाई इंक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज होने के वजह से उसका डिमांड कम हो जाएगा, सिंपल है। सो दैट इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम।
तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने से प्राइस कम हो जाएगी, हमने पहले देख लिया था। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस कम हो गई है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम हो जाएगा, अगर सप्लाई कम हो गई है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगी, सॉरी। तो सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को तो डिमांड करनी है, सप्लाई है नहीं, तो उसकी प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी और मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इस पॉइंट को रीच करेगा कैसे भी करके, दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF टाइमली मिल जाए, और PTP 2025 प्रोग्राम्स को भी आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और कोई सजेशन है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये एस्पिरेंट इनविंसिबिलिटी का पार्ट बने और इसको ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।